Welcome everyone. This is lecture 57 and 58 of Business Law. And in today's session, we are going to discuss some important questions from the examination point of view. So first of all, here's the pattern of the question paper. कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र के अंडर आपको बिजनेस लॉ का पेपर अंडर द पेपर कोड BC 303 आता है और यहाँ पे आपके पास जो 9 क्वेश्चंस रहते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज कंपल्सरी फॉर ऑल. इसमें आपको शॉर्ट नोट्स लिखने हैं जिसमें कि आपको 4 शॉर्ट नोट्स आते हैं, 5 शॉर्ट नोट्स आते हैं, 4 मार्क्स ईच. सो 20 मार्क्स का ये क्वेश्चन हो जाता है. उसके बाद आपको रिमेनिंग 8 क्वेश्चंस रहते हैं जिसमें आपको 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं. सो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपके पास 50% चॉइस रहती है. आप 50% क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे. रिमेनिंग क्वेश्चंस में से 15 मार्क्स का हर क्वेश्चन होता है. 4 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं. सो 60 मार्क्स का आपका ये पार्ट हो जाता है. सो बिजनेस लॉ 1 में आपके पास 3 एक्ट्स रहते हैं. द फर्स्ट वन इज द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, सेकंड वन इज द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट एंड थर्ड वन इज द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे. इसमें से देखिए एक लॉन्ग और एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बन सकता है. लॉन्ग क्वेश्चन तो इसमें से बनता ही बनता है. सो हियर वी गो. पहला क्वेश्चन आपका इसमें क्या पूछा जा सकता है कि मेन प्रॉब्लम्स बताइए कंज्यूमर्स की. उपभोक्ताओं की मुख्य समस्याओं का वर्णन कीजिए और उपभोक्ताओं के अधिकारों की बात कीजिए. सो आपको यहाँ पे प्रॉब्लम्स और राइट्स की बात करनी है, कंज्यूमर्स की प्रॉब्लम्स एंड राइट्स. अब जब आपसे प्रॉब्लम्स ऑफ कंज्यूमर्स पूछा जाता है तो आपसे इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन के टाइप्स बताइए. सो ये क्वेश्चन आपको किसी भी तरह से आ सकता है. प्रॉब्लम्स ऑफ द कंज्यूमर एज वेल एज टाइप्स ऑफ कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन, की उपभोक्ताओं की समस्याएं बताएं या फिर उपभोक्ता शोषण के प्रकार बताएं. सो अगर आपसे प्रॉब्लम्स या फिर कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन के टाइप्स पूछे जाएं, दोनों का आपका सेम आंसर रहता है. देखिए आंसर का स्ट्रक्चर कैसे चलेगा आपका. सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन लिखनी है. इंट्रोडक्शन के बाद आपको मेन बॉडी लिखनी है जो पूछा गया है आपसे एंड लास्टली आपको कंक्लूजन लिखना है. इंट्रोडक्शन में आप कंज्यूमर का मीनिंग लिख सकते हैं और अपनी तरफ से कुछ और इंट्रोडक्शन आप देना चाहते हैं वो यहाँ पर दे सकते हैं. अब जो हमारी मेन बॉडी है वहां पर आपसे 2 चीजें पूछी गई हैं, प्रॉब्लम्स एंड राइट्स. सो प्रॉब्लम्स को आपसे कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन की तरह भी पूछा जा सकता है कि प्रॉब्लम्स ऑफ कंज्यूमर्स या फिर टाइप्स ऑफ कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन बताएं. ये आपका फर्स्ट पार्ट हो जाएगा एंड सेकंड पार्ट इज द राइट्स ऑफ कंज्यूमर. और ये सब लिखने के बाद आप इसका कंक्लूजन दे देंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें जो बन सकता है दैट इज व्हाट इज द redressal mechanism, redressal machinery for consumer disputes given under Consumer Protection Act. उपभोक्ता की शिकायतों के निवारण के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के प्रावधान क्या हैं. रिड्रेसल क्या है, शिकायतों का जो निवारण होता है उसे कहते हैं रिड्रेसल. डिस्प्यूट क्या है, शिकायतें. सो कंज्यूमर को, उपभोक्ता को यदि कुछ शिकायत है तो उसका रिड्रेसल मशीनरी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में क्या है. इसमें आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखेंगे. मेन बॉडी में आप रिड्रेसल ऑफ कंज्यूमर डिस्प्यूट्स, जो आपसे मेन क्वेश्चन पूछा गया है उसके बारे में लिखेंगे. रिड्रेसल ऑफ कंज्यूमर डिस्प्यूट्स के लिए आपके पास 3 लेवल्स पे कमीशंस बनाए गए हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर, जिसमें कि डिस्ट्रिक्ट फोरम है, स्टेट कमीशन है, नेशनल कमीशन है. इसके बारे में आप डिटेल में यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे और लास्टली आप यहाँ पर कंक्लूजन लिखेंगे. अच्छा जी, अब हमारा वैसे तो ओरिजिनली जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है वो 1986 में इनैक्ट हुआ है. सो जो हमारा ओरिजिनल कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है वो 1986 का है. लेकिन रिसेंटली कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में अमेंडमेंट हुई है इन द ईयर 2019. सो अब आपसे इस साल, इस सेमेस्टर में ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि जो नया वाला कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, जो अमेंडेड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, उसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स बताएं. देखिए अगर हम अमेंडमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें और अगर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी इस अमेंडमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर क्वेश्चन पेपर सेट करती है तो यहाँ पर आपसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2009 के सेलिएंट फीचर्स
ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इस बार के लिए। ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये रीसेंट चेंजेस के हिसाब से है ये क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन की एक अपनी ही इंपॉर्टेंस है। तो सेलिएंट फीचर्स आपसे पूछे जा सकते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के। उसके बाद आपसे कुछ डिफरेंसेस पूछे जा सकते हैं कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 जो नया वाला कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है और जो पुराने वाला कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है 1986, इसमें आप इम्पोर्टेंट डिफरेंस के पॉइंट्स बताएं। ये दोनों क्वेश्चंस अगर आप अमेंडमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये दोनों क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं इस बार के लिए। ठीक है जी। अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बाद आपका जो नेक्स्ट एक्ट आता है दैट इज सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, जैसे आप माल विक्रय अधिनियम भी कहते हैं। इसमें आपके लॉन्ग क्वेश्चंस, एक या दो लॉन्ग क्वेश्चंस बनते हैं, 1 और 2 लॉन्ग क्वेश्चंस, और एक या दो शॉर्ट क्वेश्चंस इसमें से जरूर बनता है। सो आपको सबसे पहले जब आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट अपना कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में आपसे क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं? व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल? डिफरेंशिएट बिटवीन सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। भाई कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या है? विक्रय अनुबंध किसे कहते हैं? और सेल जिसको आप विक्रय बोलते हैं हिंदी में, सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल, विक्रय करार में अंतर बताएं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो इसमें आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन में मीनिंग ऑफ सेल लिख देंगे। उसके बाद आप डेफिनेशन देंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की। इसके लिए सेक्शन है आपका 4.1। उसके बाद आप मीनिंग लिख देंगे एग्रीमेंट टू सेल का। देखिए इंट्रोडक्शन में आप मीनिंग देंगे सेल का, उसके बाद आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल को डिफाइन करेंगे, उसके बाद आप एग्रीमेंट टू सेल को डिफाइन करेंगे, एंड लास्टली आप डिफरेंस बनाएंगे। देखिए जब भी आपसे डिफरेंस का क्वेश्चन पूछा जाए, माइंड इट कि आप उसको अगर टेबुलर फॉर्म में बनाएंगे तो उसका ज्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, आप टेबल की तरह बनाएंगे तो उसका अच्छा इंप्रेशन पड़ता है एग्जामिनर पे। सो आप जब टेबल बनाते हैं डिफरेंस का, आप सबसे पहले बेसिस का एक कॉलम बनाएंगे जिसमें आप आधार लिखेंगे। उसके बाद आप सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल को डिफरेंशिएट करेंगे पॉइंट वाइज। दिस इज योर क्वेश्चन 1 ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। सेकेंड क्वेश्चन जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बनता है दैट इज कंडीशंस एंड वारंटीज का क्वेश्चन, कि शर्त एवं वारंटी किसे कहते हैं। और सेकेंड पार्ट इसका जो इंपॉर्टेंट है दैट इज इम्प्लाइड कंडीशंस एंड वारंटीज। इम्प्लाइड कंडीशंस एंड वारंटीज क्या होती हैं? निहित शर्त एवं गारंटी, इसका वर्णन करना है आपको। ठीक है जी। सो आप इंट्रोडक्शन में सबसे पहले इम्प्लाइड कंडीशंस, आप इम्प्लाइड इंट्रोडक्शन देंगे। आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन में आप क्या लिखेंगे? कंडीशंस और वारंटीज को एक्सप्लेन करेंगे। और उसके बाद जब आपसे इम्प्लाइड कंडीशंस एंड वारंटीज पूछी जा रही है तो आप इम्प्लाइड कंडीशंस के पॉइंट्स लिखेंगे। आप सबसे पहले चार्ट बनाएंगे। जितने ज्यादा आप चार्ट्स, डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स बनाकर अपने कंसेप्ट्स को एक्सप्लेन करेंगे, सेंटेंसेस कम, चार्ट्स, डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स ज्यादा, उतने ज्यादा आप मार्क्स फेच करेंगे एग्जाम्स में। सो यहाँ पर आप सबसे पहले जब आप इम्प्लाइड कंडीशंस को डिस्कस करने लगेंगे, आपको एक चार्ट बनाना है। वो आपकी इम्प्लाइड कंडीशन 6 या 7 पॉइंट्स की कुछ इम्प्लाइड कंडीशंस हैं। सो आपको चार्ट बनाना है। चार्ट बनाने के बाद उसको हल्का हल्का एक्सप्लेन कर देना है। एंड देन इम्प्लाइड वारंटीज, इम्प्लाइड वारंटीज का भी आपको चार्ट बनाना है। इम्प्लाइड वारंटीज के आपके 3 पॉइंट्स हैं, उसके बाद आप उन पॉइंट्स को हल्का हल्का सा डिस्कस कर देंगे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, डॉक्ट्रिन ऑफ कैविएट एम्प्टर। ये आपका 5 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट नोट्स के लिए। डॉक्ट्रिन ऑफ कैविएट एम्प्टर और बायर बीवेयर, क्या मतलब है इसका? चेतावनी एम्प्टर का सिद्धांत या फिर ग्राहक सावधान, कि ग्राहक को सावधान रहना चाहिए कोई भी प्रोडक्ट या गुड्स खरीदते हुए। इस सिद्धांत को एक्सप्लेन कीजिए। तो यहाँ पर आप मीनिंग लिखेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ कैविएट एम्प्टर का, और साथ ही साथ इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, आप उसके बारे में लिख देंगे। अपवाद क्या हैं उनके बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो बनता है दैट इज, या एक आपको स्टेटमेंट दी जा सकती है इस तरह से कि नो सेलर कैन गिव द बायर ऑफ गुड्स अ बेटर टाइटल देन ही हिमसेल्फ हैज। इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कीजिए और इसके एक्सेप्शंस बताइए। सो यहाँ पर इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि कोई भी विक्रेता खरीदार को खुद से बेहतर शीर्षक नहीं दे सकता। इस नियम के अपवादों का वर्णन कीजिए। सो सबसे पहले आप इसमें इंट्रोडक्शन देंगे,
इंट्रोडक्शन में आप क्या करेंगे, ट्रांसफर ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स को एक्सप्लेन करेंगे सबसे पहले। ट्रांसफर ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स, माल के शीर्षक का हस्तांतरण, इसका आप मीनिंग लिखेंगे। उसके बाद आप एक्सेप्शन स्टार्ट करने से पहले एक चार्ट बनाएंगे। एक्सेप्शंस आपकी 7 to 8 एक्सेप्शंस हैं, उनका चार्ट बनाएंगे और उन पॉइंट्स को हल्का हल्का एक्सप्लेन करेंगे और फिर कंक्लूड करेंगे। और कंक्लूजन में आप क्या लिखेंगे कि जो बायर है, जो खरीदार है, उसको विक्रेता से बेहतर शीर्षक वैसे तो नहीं मिल सकता, लेकिन यदि ये वाली कंडीशंस फुलफिल होती हैं, ये 7 to 8 पॉइंट्स अगर फुलफिल होते हैं, तो ऐसे ऐसे हालातों में, ऐसे कंडीशंस में जो बायर है उसको सेलर से बेटर टाइटल मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो आता है, दैट इज मीनिंग ऑफ डिलीवरी रूल्स गवर्निंग वैलिड डिलीवरी। डिलीवरी, वितरण, इसका अर्थ बताएं और साथ ही साथ एक जो वैध डिलीवरी होती है, एक मान्य वितरण जो होता है, उसके नियम बताएं। इसमें भी आप अगेन चार्ट ड्रॉ करेंगे 7 to 8 पॉइंट्स का, उसके बाद आप इन पॉइंट्स को एक्सप्लेन करेंगे। और आपसे 5 मार्क्स में पूछा जा सकता है टाइप्स ऑफ डिलीवरी, वितरण के प्रकार बताएं। यहाँ पर आपके 3 टाइप्स ऑफ डिलीवरीज हैं। यहाँ इसी तरह से आप फ्लो चार्ट बनाकर आप हल्का हल्का सा इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बन सकता है अनपेड सेलर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट नोट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और लॉन्ग के लिए भी। अनपेड सेलर क्या होता है, अदत्त विक्रेता क्या होता है और उसके राइट्स क्या होते हैं, इस बारे में आपको डिस्कस करना है। यहाँ पर भी आप चार्ट के थ्रू ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन 8 इज सेल बाय ऑक्शन, नीलामी बिक्री, 5 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। सेल बाय ऑक्शन क्या होता है, इसमें आप हल्का हल्का सा इसके कंडीशंस और मीनिंग को डिस्कस करेंगे। और लास्ट क्वेश्चन इसमें जो इंपॉर्टेंट बनता है, दैट इज सूट्स फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि यदि आप कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन करते हैं तो उसके लिए क्या उपचार आपके पास अवेलेबल है। ये शॉर्ट नोट्स में भी बन सकता है और लॉन्ग क्वेश्चंस में भी बन सकता है। सो दिस इज ऑल इन सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। क्या बोला मैंने कि जो 15 मार्क्स वाले क्वेश्चंस हैं उसमें आपका सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में से 1 या 2 क्वेश्चंस आते हैं, 1 और 2, मैक्सिमम 2, कभी कभी तो 1 ही रहता है। और जो शॉर्ट नोट्स हैं वहां पर भी आपके 1 या 2 क्वेश्चंस इसके बन जाते हैं सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के। लास्टली वी हैव द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आप के पास क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आपका जो चैप्टर नंबर 3 है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स। आपको इस तरह से स्टेटमेंट दी जा सकती है कि जो सभी अनुबंध हैं वो समझौते होते हैं, लेकिन सभी समझौते अनुबंध नहीं हैं। आपको इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना है और इसके साथ साथ आपको वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स, आवश्यक तत्व बताने हैं। इस क्वेश्चन को मैंने बहुत ही डिटेल में कि किस तरह से इसको आपको पेपर में अटेम्प्ट करना चाहिए, इस बारे में मैं डिस्कस कर चुकी हूँ इन द लेक्चर 4 to लेक्चर 6। सो आप इसके लिए लेक्चर 4 से लेकर लेक्चर 6 तक देखें, आपको सारे वैलिड एसेंशियल्स समझ में आ जाएंगे। क्वेश्चन 2 में आपसे एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट के बीच में डिफरेंस पूछा जा सकता है कि एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंस क्या है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंस पूछा जा सकता है, इसके लिए आप लेक्चर 9 देख सकते हैं। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस को डिफाइन कीजिए और इनके रूल्स बताएं। प्रस्ताव एवं स्वीकृति की व्याख्या एवं नियम बताएं, इसको आप लेक्चर 10 एंड 11 में देख सकते हैं। उसके बाद ऑफर एक्सेप्टेंस एंड रेवोकेशन कंप्लीट कब होता है, उसका जो संचार है वो कब पूरा माना जाता है, इस बारे में आप लेक्चर 12 देख सकते हैं। ऑफर को यदि आप रिवोक करना चाहते हैं, प्रस्ताव को खत्म करना चाहते हैं, तो उसके क्या तरीके हैं, क्या माध्यम है, लेक्चर 13 में डिस्कस है, वहां पे मैंने चार्ट्स भी बना रखे हैं। स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है और स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट के एक्सेप्शंस क्या हैं, लेक्चर 13 एंड 14 में डिस्कस्ड हैं। वेरियस पर्संस रिगार्डेड एज इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जो कि एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकते, अयोग्य व्यक्ति कौन से हैं, इस बारे में भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेक्चर्स देख लेंगे आप इसके। क्वेश्चन नेक्स्ट जो आपका बनता है, दैट इज माइनर का जो क्वेश्चन है, माइनर बाइंड्स अदर्स बट इज नेवर बाउंड बाय अदर्स। एक नाबालिग व्यक्ति जो है वो अन्य व्यक्तियों को बाध्य कर सकता है, लेकिन अन्य व्यक्ति उसे बाध्य नहीं कर सकते। इस स्टेटमेंट को आप एक्सप्लेन करें और इसके कुछ नियम बताएं। लेक्चर 16 एंड 17 में डिस्कस्ड है ये।
फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज, ये पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है बेटा। फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज, इसको आप नहीं छोड़ सकते। लेक्चर 18 to 24 में ये डिस्कस्ड है। उसके बाद आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बनता है कि एक्सप्लेन द एग्रीमेंट्स विच हैव बीन एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड। ऐसे समझौते जिन्हें स्पष्ट रूप से शून्य घोषित किया गया है। इसमें आप चार्ट बनाएंगे और पॉइंट्स को एक्सप्लेन करेंगे। लेक्चर 26 to 29 में डिस्कस्ड है ये। कंसिडरेशन में से आपसे पूछा जा सकता है कि एक ऐसा एग्रीमेंट जो कि बिना कंसिडरेशन के है उसे वॉइड कहा जाता है। इस स्टेटमेंट के कुछ, इस रूल के कुछ एक्सेप्शंस बताएं। लेक्चर 30-31 में डिस्कस्ड है। एग्रीमेंट सपोज टू पब्लिक पॉलिसी 34 to 35 लेक्चर में देख लीजिए। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, मोड्स ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इम्प्लाइड क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट्स 5 मार्क्स में इंपॉर्टेंट है, कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स 5 मार्क्स में इंपॉर्टेंट है। और ये जो स्पेशल टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स है ना, 3, इंडेमनिटी एंड गारंटी, बेलमेंट एंड एजेंसी, ये तीनों पॉइंट्स, ये तीनों चैप्टर्स तो इंपॉर्टेंट हैं ही। इन तीनों में से, इन तीनों स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स में से कोई एक क्वेश्चन पूछा जाता है, या इंडेमनिटी गारंटी में से पूछ लिया जाता है, या बेलमेंट में से, या फिर एजेंसी में से पूछ लिया जाता है। सो ये सब कुछ है जो हमारा बिजनेस लॉ पार्ट 1 के लिए इम्पोर्टेंट है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आप इस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। आपको 3 एक्ट्स करने हैं। आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट सबसे पहले कर लीजिए, ताकि आपका एक क्वेश्चन उसमें से प्रिपेयर हो जाएगा। एंड देन सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में से आपका सेकंड क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाएगा। सो आपको जो 4 क्वेश्चंस बाद में 15 मार्क्स वाले अटेम्प्ट करने हैं, उसमें से आपके 2 क्वेश्चंस तो यहाँ से प्रिपेयर हो जाएंगे, और जो 2 क्वेश्चंस हैं वो आपके कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में से प्रिपेयर हो जाएंगे। सो आई होप यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल। कीप रिवाइजिंग एंड कीप एंजॉइंग। बिना टेंशन के पढ़ाई करते रहिए। एग्जाम क्लियर हो जाएगा with good marks. Thank you.